सो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक जो फाइनेंशियल फंक्शन में है, ठीक है, वो है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड से मुराद हमारा क्या हुआ है कि जुड़ी हुई चीजें हमारे जो है, सिर्फ हमने क्या करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं देनी। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो सिर्फ जो है जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और जो है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को वो रिप्रेजेंट कर दे, बल्कि उनकी कोशिश क्या होती है कि वो जो है इससे हट की भी इंफॉर्मेशन दें जो यूजर्स के इंटरेस्ट की होती है। ठीक है, आप सिर्फ जो है आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो इसको इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते सिर्फ कि आप जो है उनको ये बता दो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट ये थी, हमारी बैलेंस शीट ये थी, बल्कि वो इससे अदर इंफॉर्मेशन में भी इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या आ जाती है, पहली चीज, मेजर रिस्क द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस एंड एनी एक्शंस दैट हैव बीन टेकन टू डील विद दिस रिस्क। कि कंपनी अगर कोई और किस्म के रिस्क फेस करती है या कंपनी जो है उनको कोई रिस्क फेस कर रहा है, तो वो उसको कैसे मैनेज करेगा, उसने कौन से एक्शंस उसके लिए लिए थे और वो कैसे उसको डील करेगी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का मैंने आपको क्या कहा कि कंपनी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, रिस्क ले रही है, ठीक हो गया। तो अब उस रिस्क को जो है वो कैसे जो है ओवरकम करती है या कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सेकंड चीज, द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस रिगार्डिंग एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने कहा था कि उसको डिटेल से हमने चैप्टर्स में देखा था कि एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी उसको बताना कि हम कौन कौन से जो है सीएसआर कर रहे हैं, हम जो है एथिक्स का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, वो बड़ा मैटर करता है, लोग उसमें जो है ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं। थर्ड चीज, द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कैसे जा रहा है। ठीक है, वो जो है लॉन्ग टर्म के लिए कैसे देख रहा है कि आज जो है वो ऐसे स्ट्रेटजीज बनाए कि वो फ्यूचर को जो है मजीद अपने बेहतर बना सके और अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सके। तो उसके लिए उनकी क्या जो है प्लान्स हैं, उन चीजों को भी जो है बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस सब को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ठीक है, कि हमारे पास सिर्फ यही तीन चीजें नहीं है, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन कंपनीज को चाहिए होती है। ठीक है, जो आपके शेयर होल्डर्स या जो है आपके स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड होते हैं जानने में, और इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, कि आपकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड चल रही है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कैपिटल से हमारा क्या मुराद है, इसको बेहतर तरीके से मजीद हमने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली चीज कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होगी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को अगर हम जनरली देखते हैं तो हमारे पास जो है सिचुएशन को हम कहते हैं कि जिस सिचुएशन में या जिस उर्दू में अगर हम इसको कहें तो पस मंजर या जो है बैकग्राउंड जो है उसके लिए है, या किस एनवायरनमेंट या सिचुएशन में वो बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि विद इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इंस्टेड ऑफ हैविंग एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज रिपोर्टेड इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ एनुअल रिपोर्ट और स्टैंडअलोन sustainability report, the idea is that one report should capture the strategic and operational actions of the management in its holistic approach to business and stakeholders well-being। कि आपके पास क्या है कि आपने सिर्फ ये जो है आपके लिए इतना जो है वो नहीं करना, आपने कि बस अलग अलग सेक्शंस बना लो कि जी हम ये शो कर रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट दे दी हमने, जो है सोशल एथिकल रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड कर दी, आप इन चीज़ों को एक साथ जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो और एक प्रॉपर तरीके से उनको लेकर जा सकते हो, और आप जो है हर बात का जिक्र वहां पे करो जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप जब इसके तरीके से इसको जो है डिजाइन करोगे, प्लान करोगे, तो वो आपका जो है एक बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन शो करेगा। ठीक है, कि आप जो है जब हमने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच को आप अपनाते हो, ठीक है, तो होलिस्टिक अप्रोच हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे कि जो है हम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया, या जो है जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो तमाम के लिए होगा। ठीक है, कि आप जस्ट इस चीज को नहीं देखोगे कि जी उसकी जो है जो चीज वो चाहता था, जो उसके माइंड में चल रहा था, उन चीजों को आप एनालाइज नहीं करोगे, बल्कि आप उसकी जो है सोशल एस्पेक्ट्स को भी कवर करोगे। ठीक है, आप उसके इमोशनल और स्पिरिचुअल जो है एस्पेक्ट्स को भी कवर करोगे, जो बिजनेस को और स्टेक होल्डर्स को फायदा देगी, जो उसके लिए जो है इंटरेस्टेड है, आप सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन पुट करोगे। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि आप एनुअल रिपोर्ट्स उसमें जो इन्फॉर्मेशन देते हो, तो हर कंट्री के अपने अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करता है, उन चीज़ों को डिजाइन करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे उनकी जो है बिजनेस जो है किस चीज़ में इसके जो है लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कैसे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे हमने देखा था कि एक जो है यूके वगैरह में गैम्बलिंग को जो है उन्होंने अलाउड किया हुआ है, वो आपके पास जो है स्टॉक एक्सचेंज पे जो है अवेलेबल है, तो अब ये अपने उसके अकॉर्डिंगली है, तो आप इंफॉर्मेशन भी उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड करोगे। So the कहता है कि the management accountant must able to collaborate with the top management in the integration of financial well-being with the community and stakeholder well-being। तो हमने क्या कहा था
कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग के साथ ज्यादातर उसका काम होता है, ठीक है, बजट्स वगैरह बनाना और इन चीजों को देखना। तो कहता है कि फाइनेंशियल वेलबीइंग की जब हम जिक्र करते हैं तो उसको चाहिए कि वो टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठे और वो क्या करे, कम्युनिटी और स्टेक होल्डर्स के जो है बेनिफिट के बारे में भी जिक्र करे। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग will bring statutory reporting closer to the management accountant and will make management accountants even more important in bringing the gap between stakeholders and the company's report। कि जब आप क्या कर रहे हैं कि जो है कानूनी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, एक लीगल तरीके से आप जब रिपोर्टिंग वगैरह करोगे, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अपने साथ बिठा लोगे और वो क्या करेगा कि टॉप मैनेजमेंट को जब जो है इंफॉर्मेशन बताएगा, उसके लिए प्लानिंग करेगा, तो आपके पास जो गैप जो है मौजूद था कि स्टेक होल्डर्स के दरमियान और आपकी कंपनी के रिपोर्ट्स के दरमियान, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और वो जो है एक लाइन पे आना शुरू हो जाएंगे और उनके, क्योंकि उनकी नीड के मुताबिक इंफॉर्मेशन वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो जब आपके जो है स्टेक होल्डर्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे उस कंपनी में। और कहते हैं कि द मैनेजमेंट अकाउंटेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन दैट इज अ बैलेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव से हमारा क्या मुराद है? क्वांटिटेटिव मीन्स आपके पास जो न्यूमेरिकल्स फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनमें जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। और जो आपकी क्वालिटेटिव है कि जो उसको जो है नंबर से हट के जो कंपनीज जो है जो प्लान कर रही है, जो कंपनीज की जो है फीचर्स वगैरह आपको बता रही है, जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फीचर्स हैं, उन दोनों को क्या करेगी, एक साथ लेकर चलेगी और अपने जो है जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको सिर्फ नंबर्स प्रोवाइड नहीं करेगी कि आपने इनकम स्टेटमेंट बना के जो है सबको दे दी, ठीक है, बल्कि इनकम स्टेटमेंट के साथ जो रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी आप प्रोवाइड करोगे। इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। सेकंड चीज कहते हैं कि लिंक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो है कंपनी कैसे जा रही थी पास्ट में, प्रेजेंट में कैसे जा रही है और फ्यूचर की परफॉर्मेंस कैसे होगी। जब आप जो है एनुअल रिपोर्ट को देखोगे तो वहां पे आपकी क्या होती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, ठीक है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती है कि आपको जो है प्रीवियस ईयर का लिखा होगा। जब आप एनुअल रिपोर्ट अभी उठाओगे तो आप जो है देखोगे कि 2019 की जब एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो वहां पे उसने 2018 2019 दोनों के बैलेंस लिखे होंगे, अमाउंट्स लिखे होंगे, ताकि आप उसमें कंपैरिजन कर सको, ताकि जो है कोई उसको देखे कि पास्ट में कैसे था, प्रेजेंट में कैसे था, आप उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस कर सको। थर्ड चीज कहते हैं कंसीडर द रेगुलेटरी इंपैक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस। और जो है रेगुलेटरी इंपैक्ट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी देखोगे कि जो रेगुलेशंस वगैरह आए हैं उसकी आपकी परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट्स पड़े, कानून जो है चेंज हुआ, टैक्सेस लॉस चेंज हुए या कुछ हुआ, उसका इफेक्ट क्या पड़ा था। चौथी चीज, प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स दैट कुड इम्पैक्ट इन फ्यूचर। और फ्यूचर के जो है आप क्या करोगे कि जो है उन फैक्टर्स को भी देखोगे कि मार्केट में अगर जो है चेंजेस आ रही हैं या नीड्स चेंज हो रही है या डिमांड फैक्टर में चेंज आ रहा है, आप उन सबको क्या करोगे, उनका फ्यूचर जो है पहले से उसको बताओगे, उसके एनालिसिस करके बताओगे और प्रेडिक्शंस करके दोगे, जैसे हमने जो है बजट वगैरह का जिक्र किया। इन चीजों को आप एनालाइज करोगे, ठीक है। और कहता है कि ये सारी की सारी चीजें किस लिए होती हैं आपके पास जो है, जब आप क्या करते हो कि नीड फॉर अ प्रोफेशन to accept the challenge of for being the mechanism of for a new type of transparency and accountability, one that incorporates social and environmental impacts as well as economic gain। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो है इंट्रोड्यूस करा रहे हो, उन चीज़ों को लेकर आ रहे हो अपने प्रोफेशन में, ठीक हो गया। और वहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि सोसाइटी का भी ख्याल रख रहे हो, एनवायरनमेंट की जो इम्पैक्ट्स आ रही हैं, जो इकोनॉमिक आपके पास जो चेंजेस आ रही हैं, आप वो सारी की सारी उनको बता रहे हैं। तो आपका जो इन्वेस्टर है या शेयर होल्डर है वो ब्लाइंड नहीं बैठा हुआ, उसको फ्यूचर और प्रेजेंट सब क्लियरली नजर आ रहा है। और कहता है कि द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन सस्टेनेबिलिटी इज नॉट येट नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड। However, it is anticipated that over time, integrated reporting will become the corporate reporting norm। ठीक है, कहता है कि अभी जो है आजकल इतना जो है ये चीजें नहीं चल रही, इतना जो है ये पीक पे नहीं आया, इतना ज्यादा जो है एडाप्टेबल नहीं हुआ, कंपनीज जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को जो है इतना ज्यादा नहीं लिया हुआ। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि जो है ये एक बहुत बड़ा पार्ट बन सकता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जो इसको क्या करेगी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी जो है इन चीजों में जो है मेंटेन रखेगी, उनको जो है इसमें इन्वॉल्व करेगी, ताकि वो क्या करे, प्रोडक्टिव और रिवॉर्डिंग फ्यूचर को देखे, नॉट ओनली फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग बट फॉर द सोसाइटी एज वेल। कि सिर्फ आपकी जो है जो रिवॉर्ड्स और जो प्रोडक्टिविटी नजर आ रही है वो सिर्फ आपके जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को ही मिले, बल्कि आपकी पूरी सोसाइटी उससे बेनिफिट उठाएगी। तो उनका जो है इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहता है कि जब हमने कैपिटल का जिक्र किया तो आपके पास जो है बिजनेस में 6 मेजर किस्म के जो है कैपिटल्स होते हैं, ठीक है। कहता है कि क्या है, द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ लुकिंग एट फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस इन एन इंटीग्रेटेड वे, one that emphasizes the relationship between what it identifies as a six capitals।
कि अब आपके पास जो है 6 किस्म के कैपिटल्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर उनको यूज करना भी। पहला आपके पास आ जाता है फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है, जो आपके पास ट्रेडिशनल तरीके से कहता है कि आप यूज करते हो आपके जो है शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, या आप जो है बैंक नोट्स लेते हो, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। सेकंड आपके पास आ जाता है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है कि आपके पास जो है वो चीजें हैं जो आपके पास प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रही है, ठीक है, आपके पास जो है उन्होंने आउटपुट नहीं दिया, ठीक है, जैसे आपके पास टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, तो आपने इनको भी तो खरीदा है ना, इनके ही बदौलत आप क्या कर रहे हो, आप फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो ये भी तो आपका एक किस्म का कैपिटल है कि आपने बिजनेस को जो है प्रोवाइड किया हुआ है। सो कहता है कि एज ए कंप्राइजिंग ऑफ मटेरियल गुड्स और फिक्स्ड एसेट व्हिच कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि वो फिक्स्ड मटेरियल गुड्स या फिक्स्ड एसेट जो आपको क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, रादर देन बीइंग एट द आउटपुट इटसेल्फ, कि वो खुद आउटपुट नहीं बनते बल्कि उनकी वजह से आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड कहते हैं इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ठीक है, कि दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल कैन बी डिस्क्राइब एज द वैल्यू ऑफ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज नॉलेज, ठीक है, कि आपके पास क्या है इंटेलेक्चुअल, आपके पास जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो लोग जो बैठे हुए हैं उनके जो स्किल्स हैं, उनका जो माइंड यूज हो रहा है, वो जो आपके लिए कैसे तरीके से क्या करें, मास्टर माइंड टेक्निक्स वगैरह बना रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग उनको दे रहे हो, ये भी आपके पास क्या है, एक कैपिटल है जिसको आप यूटिलाइज करें। नंबर फोर्थ आपके पास कहता है ह्यूमन कैपिटल, जाहिर सी बात है ह्यूमन को जब आप लेते हो, ठीक हो गया, तो उनकी जो है उनका नॉलेज, उनके स्किल्स, वो भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो हमने कहा था कि आपके पास जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक ह्यूमन भी है, ठीक है, तो आपके पास ह्यूमन को जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। उसके बाद जो है लास्ट में कहता है कि सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल, कि आपके पास जो है सोशल आपके जो कनेक्शंस हैं, ठीक हो गया, आप बिजनेसेस के साथ, यूनियंस के साथ, या जो आपके कम्युनिटीज हैं उसके साथ आप कैसे एसोसिएट हो, उनके साथ आपके क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें भी बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर आपके जो है कम्युनिटीज में जो है क्या हो रहा है कि जो है अच्छे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं और वो आपको जो है स्किल्ड वर्कर्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू, तो उसका भी आप पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इन चीजों को भी जो है हम एज ए कैपिटल कंसिडर करते हैं एज बिजनेस में। नेचुरल कैपिटल, नेचुरल तो नाम से शो हो रहा है, आपके पास जो है नेचुरल चीजें आपके पास मौजूद है, जैसे आपके पास जो है लैंड हो गया, वाटर हो गया, एनर्जी सोर्सेज हो गए, ये सारे के सारे आपके पास क्या आ जाते हैं कि जो है नेचुरल है, नेचर ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप इसको इस्तेमाल करते हो इससे मजीद चीजें बनाने के लिए। सो कहता है कि द फंडामेंटल assumption of integrated reporting framework is that each of these type of capital, whether internal or external to the business, tangible or intangible, represents a potential source of value that must be managed for long run in order to deliver sustainable value creation, कि चाहे आपके पास जितने भी जो है नजर आने वाली है टेंजिबल है, आपके पास नजर ना आने वाली है इंटेंजिबल जितनी भी है, जैसे सर्विसेज वगैरह हो जाती हैं, आपकी जो है एक्सटर्नल रिसोर्सेज है या नेचुरल आपकी जो इंटरनल जो है आपके बिजनेस के जो है जो रिसोर्सेज थे या कैपिटल्स थे, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, कभी ना कभी लॉन्ग रन में या जो है शॉर्ट रन में अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लिए जाए तो वो कंपनी को क्या करती है, एक वैल्यू क्रिएशन में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट प्रोवाइड करती है, और कंपनीज को उससे क्या होता है, बहुत बड़ा बेनिफिट हासिल होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमने इन चीजों को जो है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। सो लास्ट चीज हमारे पास क्या आ जाती है, वो कहता है कि इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल क्या है, ठीक है। जब हमने इंटरनेशनल जो है हमने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम की बात की, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास जो है क्या है कि इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल बनाई गई है, जिसको 2010 अगस्त में जो है बनाया गया था, और उसका मकसद क्या था कि क्रिएट ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क फॉर प्रोसेस दैट रिजल्ट इन कम्युनिकेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट वैल्यू क्रिएशन ओवर टाइम, कि ये जो हमने जो है नेचुरल रिसोर्सेज और इन चीजों को देखा, ये सारी के सारी किसने आपको बता के दी, किसने कम्युनिकेट करके दी, ये सारा का सारा काम किसका था, IIRC का था, क्योंकि जिसने क्या कर दिया, आपको जो है टाइम टू टाइम ये चीजें बता रहा है, और किस लिए बता रहा है कि आप उसको जो है क्या कर सको, वैल्यू क्रिएशन कर सको उससे। और कहता है कि IIRC seeks to secure the adoption of an integrated reporting framework, पहले इसको हम जो है क्या कहते थे, ग्लोबल रिपोर्टिंग जो है कहते थे इसको, अब हमने इसको जो है नाम दे दिया IIRC का, जिसका मकसद आपके पास क्या होता है, दो मेजर मकासद हैं, कहते हैं कि द फ्रेमवर्क सेट आउट सेवरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड कंटेंट एलिमेंट्स दैट हैव टू बी कंसीडर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, कि जब आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का जिक्र करते हो, जब आप उसको बनाते हो, तो ये आपको क्या करता है कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, और दूसरी चीज वो आपको क्या करता है, कंटेंट्स बनाना, आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें आपके पास कंटेंट्स में शामिल हैं,
कौन सी चीजें शामिल नहीं है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो आपको देता है, 7 प्रिंसिपल्स इसने दिए हुए हैं। पहली चीज कहता है कि स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, कि वो आपको क्या करेगा लॉन्ग टर्म और जो है आपके फ्यूचर ओरिएंटेशन आपको देगा कि आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज पे फोकस करना है और आपने अपने जो है फ्यूचर को में जो है उसको कैसे यूटिलाइज करना होगा। सेकंड, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन जो सारी की सारी है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करती है और आपके लिए उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट चीज़ कहता है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप, कि आपका जो है स्टेक होल्डर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपके जितने बाहर लोग बैठे हुए हैं जो आपके बिजनेस से इफेक्ट हो रहे हैं उनके साथ आपका क्या ताल्लुक है, उन पे क्या आपके ताल्लुक का असर पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है मटेरियलिटी, ठीक है, कहता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी हुई है क्योंकि वो कितना जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को जो है वैल्यू क्रिएशन में हेल्प आउट करती है। कंसाइजनेस, ठीक हो गया कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट मुख्तसर होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस, वो जो है रिलायबल होनी चाहिए, काबिल एतमाद इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक हो गया, और उस जो है मुकम्मल होनी चाहिए ताकि कंपनी उसके बेसिस पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सके। उसके बाद है कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन या रिपोर्टिंग सिस्टम है वो कंसिस्टेंट हो, चेंज ना हो। आपने इंटीग्रेटेड फॉलो कर लिया तो बस वो इंटीग्रेटेड ही चलता रहे और उसको जो है आप ओवर टाइम फिर कंपेयर भी कर सको, तो आपको जो है कंपेरेबिलिटी का उसमें ऑप्शन भी होना चाहिए कि जी आप उसको एनालाइज कर सको। लास्ट आपके पास आ जाता है कंटेंट एलिमेंट्स, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है कौन कौन से कंटेंट्स एलिमेंट्स हैं। तो पहली चीज कहता है कि जी आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपने बताना होगा कि आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, कि व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन डू, ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है और किन सर्कमस्टांसेस में काम करती है, कैसे एनवायरनमेंट में काम कर रही है। सेकंड, गवर्नेंस का हमने जिक्र किया कि वो जो है किस तरीके से उसका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है और वो कैसे सपोर्ट करती है कि कंपनी जो है वैल्यू क्रिएट करे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में या मीडियम टाइम में। थर्ड कहता है बिजनेस मॉडल आपका क्या है, कि आपका बिजनेस जो है किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, वो किस जो है स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, कैसे वो जो है मॉडलिंग कर रहा है अपनी। फोर्थ कहता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, कौन सी जो है रिस्क कंपनीज के फेस कर रहा है और कौन से जो है उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको वो यूज कर सकता है। नेक्स्ट कहता है स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन, कि उनकी जो है कंपनी कैसे जाना चाहती है फ्यूचर में, अपने आप को कहाँ लेकर जाना चाहती है और उसके लिए उन्होंने अपने पास रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और डिफाइन किया हुआ है। फिर कहता है आपके पास जो है परफॉर्मेंस, कंपनी जो है अपने गोल्स को अचीव कैसे कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं। फिर कहता है आउटलुक, कंपनी का जो है कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रही है, अनसर्टेनिटीज उसके सामने है और उसके लिए कैसे जो है अपने फ्यूचर प्लान्स बना रही है कि उन चीज़ों को ओवरकम कर लेगी, मीन्स कि रिस्क कैसे मैनेज करेगी। उसके बाद है बेसिस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, कि आपके पास जो रिपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं वो किस बेसिस पे बनाए जा रहे हैं, ठीक हो गया, और किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन उसमें जो है वो मैयर करा रहा है और कौन सी वो मैयर नहीं करा रहा, उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।